गवर्नर इमरान इस्माइल साहब मोहतरम जनाबन, सर मैं आपको वेलकम करता हूं, आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त से। सर आईजी के ऊपर एक डेडलॉक बरकरार है, आपने बार बार ये बात की है कि आए सीएम साहब मुझसे बात करने, मैं तैयार हूं बात करने के लिए। वज़ीर आज़म साहब ने भी ये बात कही है कि आप दोनों बैठ के ये तय करें। क्या अना का मसला क्यों बनाया हुआ है? देखिए मीर साहब, मैंने तो नहीं कोई मसला बनाया हुआ ना, ये आईजी का जो इख्तियार है ये तो ज़ाहिर वज़ीर आला का इख्तियार है कि वो आईजी को रखना चाहते हैं या उसको हटाना चाहते हैं, वो नया आईजी चाहते हैं, तो ये वज़ीर आज़म से उनकी बात होती है। इस दफ़ा एक चीज़ ऐसी हुई कि काबीना ने यह फ़ैसला किया, वज़ीर आज़म की सदारत में काबीना का इजलास था, इसमें यह फ़ैसला हुआ कि गवर्नर को वो इख्तियार देते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर के साथ मिल के नामों पर गौर करें और किसी नाम पे पहुंचने की कोशिश करें। तो मेरा किरदार इसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर का है, मेरा किरदार इसमें फ़ैसला करने वाला नहीं। मैं अपना फ़ैसला इम्पोज नहीं कर सकता आईजी के मामले पे चीफ मिनिस्टर के ऊपर, मुझे अपने इख्तियारात का पता है। और जो काबीना ने इख्तियार दिया है उसकी मैं समझता हूँ कि रिस्पेक्ट सिंध गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए। अगर साथ बैठ जाते फ़ैसला करने में आसानी हो जाती, मैं कोऑर्डिनेट कर सकता था वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान, कोई दूरियाँ या फासले कम कराने में मददगार साबित हो सकता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हो भी। और इस मामले में भी ये बड़े अफाम व तफहीम से हो सकता था कि हम कुछ नामों को सामने रख के उन पर डिस्कस कर लेते और रैशनलाइज कर लेते चीज़ों को। अनरीज़नेबल वफाक भी नहीं होना चाहता, अनरीज़नेबल सिंध भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मिला के हो सकता था कि किसी एक बेहतर नतीजे पे, फैसले पे अब तक पहुँच जाते और आज शायद हम आईजी के मामले को डिस्कस ना कर रहे होते। लेकिन एक डेडलॉक जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से आया कि उन्होंने जब इनकार किया कि वो गवर्नर से बात नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर मामला डेडलॉक की तरफ चला गया, क्योंकि गवर्नर को तो वज़ीर आज़म ने ही नामज़द किया था, मैंने खुद तो अपने आप को नामज़द नहीं किया था, तो वो डेडलॉक की तरफ चला गया। अब इसका जो हल है, जो मैं समझता हूँ आईनी हल इसका, वो ये है कि शिक 11 के मुताबिक वफाक ने नाम भिजवाने कम से कम 3 नाम सिंध हुकूमत को, जब भी वज़ीर आज़म फ़ैसला करते हैं आईजी को तब्दील करने का, और सिंध हुकूमत ने उन 3 नामों में से एक नाम चुनना है। अगर हम साथ बैठ जाते तो शायद वो 3 नाम ऐसे होते कि तीनों सिंध हुकूमत को काबिल कबूल होते और वो उनकी मशावरत के साथ उसमें आ जाते। बहरहाल उन्होंने ना बैठने का फ़ैसला किया है, तो अब वफाक अपने नाम किस तरह चुनती है, किन लोगों को चुनती है, क्या उनको रिकमेंडेशन भेजते हैं, ये अब वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है जो उसको एक्सरसाइज करेंगे। सर कंसल्टेशन का प्रोसेस कह रहे हैं कि कंप्लीट हो गया था, नामुमकिन कह रहे हैं कि गवर्नर साहब के साथ बैठना, सीएम साहब कह रहे हैं जो पंजाब के साथ जिस तरह ख़त लिखा था वही प्रोसेस सिंध के साथ भी अख्तियार किया जाए, वो बज़्ज़त दें इसके ऊपर। देखिए एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और पंजाब के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और काबीना एक पेज पर है, डिस्कस किया, नाम एग्री किया, दे दिया। यहाँ पे एक नाम पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा, काबीना को ये नाम समझ नहीं आ रहा है, वज़ीर आज़म को नाम समझ नहीं आ रहा है, वज़ीर आला ने जो नाम प्रपोज़ किए हैं उन नामों पे इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। ये कोई अनहोनी चीज़ तो मैं आपसे नहीं कह रहा। तो अब अगर इत्तेफाक नहीं हो रहा, कोशिश की इसकी, पहले 3 नाम उनके आए, फिर 2 नाम मज़ीद उनके आए, कोशिश की कि उन नामों में से किसी नाम पर इत्तेफाक हो जाए, नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो उसका कानूनी तरीका ये है कि वज़ीर आज़म 3 नाम भेजेंगे और सूबा सिंध के जो हुकूमत है वो उन 3 नामों में से एक नाम। सर अगर एग्री नहीं करते तो फिर यही आईजी रहेगा? अब जब तक नहीं होता तो तब तक तो यही है। या उनके पास ऑप्शन क्या, अदालत में जाएं? अदालत तो खैर खुली है, जिसकी मर्जी जाए। अगर आपके साथ नहीं बैठेंगे तो फैसला नहीं होगा? नहीं, फैसला तो होना है, फैसला क्यों नहीं होगा। मेरे साथ नहीं बैठेंगे तो फैसले में थोड़ी जो आसानी पैदा हो सकती थी वो शायद ना हो। बाकी मैंने आपसे कहा कि वो 3 नाम जो वफाक से आएंगे वो बिल्कुल नए नाम होंगे सिंध के लिए। अगर साथ बैठ के कर लेते तो शायद उन 3 नामों में भी इनके ऐसे नाम शामिल होते जिस पे एग्रीमेंट पे बात हो सकती है। कौन सा, मैं आपकी पार्टी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जब से आपकी पार्टी 20-22 साल से मैं आपकी पार्टी को जानता हूँ।
आप बड़े इजी गोइंग हैं, बहुत ही हद से, चाहते हैं सिंध के मसले हल हों, एमक्यूएम के मसले हल हों। कहीं कहीं आपको पार्टी के ऊपर से भी प्रेशर होता है, कहीं आप रुक भी जाते हैं, कभी आप चाहते हैं कि मसले एमक्यूएम के भी हल हो, पीपल्स पार्टी के भी हल हों, सूबों के बीच, लेकिन पार्टी कहीं कहीं डिसिप्लिन, पार्टी की मजबूरियां भी आ जाती हैं। नहीं, मैं अब तक नहीं समझता ऐसी कोई मजबूरियां मुझे आई है। कभी मुझे वज़ीर आज़म ने कॉल करके किसी चीज़ पे अटकने के लिए या फंसने के लिए कहा हो कि जी बिल्कुल ना हिलना, ऐसा उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि तुम एक बेहतर वर्किंग कोऑर्डिनेशन रखो और तुम सूबे के साथ वर्किंग कोऑर्डिनेशन की हद तक तुम ज़रूर उनके साथ चलो, क्योंकि वफाकी मंसूबे बग़ैर सिंध हुकूमत के कंप्लीट करना मुश्किल है। इसी तरह सिंध हुकूमत के जो मंसूबे हैं उनको कई जगह वफाक की ज़रूरत पड़ती है, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ अल्लाह ने आज हमें बिठाया है वहाँ पे हम मुश्किलें नहीं, आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए। जो मेरे सूबे के लोग हैं उनके लिए आसानी पैदा होनी चाहिए, मेरे सिंध को तकलीफ़ कम से कम होनी चाहिए, मेरे सिंध में खुशहाली आनी चाहिए, मेरे सिंध में लोग फाइनेंशियली अपने आप को खुशहाल समझें, लोगों के घर में खुशियाँ हों, मेरे सड़कों पे, शहरों में, गलियों में, गाँव में, गोठों में, वहाँ पर लोग खुश हों। उसके लिए मेरा बड़ा ज़रूरी है कि मैं जो भी हुकूमत सिंध में हो, जो भी हो, मुझे उसके साथ मिलके चलना है। ख्वाह वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, ख्वाह वो किसी और जमात की हुकूमत हो, मुझे उसके साथ चलना है अपने सूबे की खुशहाली के लिए। तो मेरी तो ये अटमोस्ट ख्वाहिश है कि मैं किसी तरह कुछ अपने सूबे के लिए इस पीरियड में जो अल्लाह ने मुझे इधर दिया है, इसमें मैं कुछ ना कुछ बेहतरी अपने सूबे के लोगों के लिए कर जाऊँ और इनडिस्क्रिमिनेटली कर जाऊँ। ये नहीं कि जी क्योंकि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ जिससे मेरा ताल्लुक़ 20 साल 22 साल का रहा, वो क्योंकि इक़्तिदार में है और उसको क्योंकि कराची ने वोट दिया तो मैं बस कराची कराची करता रहूँ, मैं फिर लड़काना को भूल जाऊँ, मैं सखर को भूल जाऊँ, मैं दादू को भूल जाऊँ, मैं घुटकी को भूल जाऊँ, ऐसा नहीं। मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा करना है जो डिप्राइव्ड हैं, जिनको बेसिक ह्यूमन राइट्स अवेलेबल नहीं है। आज एक वीडियो मैंने देखी थी, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, जिसमें एक बच्ची वो एक तालाब से पानी भर रही है, और पानी को देखें आप, वो खुद पीना क्या हुआ, किसी जानवर को पिलाना पसंद ना करे आदमी, और वो इतनी मासूम सी बच्ची, वो गधे के ऊपर उसने टिन रखे हुए हैं, उसके ऊपर वो पानी भर रही है। अगर ये मेरे सूबे का हाल ये है तो मेरा तो, आपको मीर साहब मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, मेरा तो दिल रोता है इसको देख के। और मैं अपने अल्लाह से तौबा करता हूँ कि मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं अगर वहाँ बैठ के भी कुछ नहीं कर पा रहा तो ये एक बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। और ये करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं वज़ीर आला से मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं उनकी काबीना से मिलने के लिए तैयार हूँ। अगर इसमें बेहतरी आती है, अगर उस बच्ची की ज़िंदगी में बेहतरी आती है मेरी लचक दिखाने से या फ्लेक्सिबल होने से, तो मैं अपने अल्लाह के रब के आगे तौबा भी करता हूँ, सजदा भी करता हूँ। मैं तैयार हूँ चल के जाने के लिए हर उस जगह जहाँ से इसकी तकलीफ दूर हो जाए। सर, आप सूबे के बड़े हैं और ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। सिंध के साथ ज्यादती, आइन का आर्टिकल 158 कहता है ये 70% गैस पैदा करता है। उमर अयूब ने जिस सूबे के साथ गैस पैदा, उसके साथ ज्यादती हो रही है। यहाँ इस सूबे को गैस नहीं, जो ज्यादती हो रही है आपके सामने। क्यों एलएनजी से सिंध सूबा खरीदे, महंगी क्यों खरीदे? यहाँ हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, सीएनजी बंद है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये तो आपके ऊपर हक बनता है इस सूबे का, आप गवर्नर हैं सर। देखिए, मैं आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने इस सिंध का मुकदमा जो है वहाँ वफाक में लड़ा भी है और लड़ूंगा। मैं सिंध के साथ एक MMCFD की भी ज़्यादती नहीं होने दूंगा, कि 1 इंच गैस की ज़्यादती नहीं होने दूंगा सिंध के साथ। मैंने अपने वफाकी वज़ीर के साथ भी मैंने बात की, मैंने वज़ीर आज़म से भी बात की। कुछ इश्यूज़ टेक्निकल ऐसे हैं कि जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, और फिर वही बात आ जाती है कि मिल के चलना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि जी राइट ऑफ वे हमें नहीं मिल रहा, अगर राइट ऑफ वे मिल जाए तो गैस की सप्लाई में इजाफा किया जा सकता है। वो कहते हैं कि जहाँ पैदावार है गैस की, वहाँ से हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, लीकेज है, पिल्फरेज है, उनको हमने करेक्ट करना है ताकि ये चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन ये बात मैं और आप बैठ के टीवी पे फैसला नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका वज़ीर आला के साथ, मेरे साथ बैठना बड़ा ज़रूरी है कि हम बैठ के किसी नतीजे पे पहुँचेंगे हम अपने सूबे में कैसे गैस की सप्लाई को बेहतर कर सकते हैं। हम पैदा कर रहे हैं, तकरीबन 1200 हमें चाहिए। हमें जो है ना तकरीबन 100 अगर उनकी आप कम कर दें, LNG उनकी बढ़ा दें, हमारा मसला हल हो जाएगा सर। नहीं, उनकी इनकी नहीं, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ वो बस जिद है कि LNG आप खरीदें सर। नहीं, जो जिद है उनकी। नहीं, देखिए, एक तो ये कि LNG से इतना घबराना नहीं चाहिए। अगर LNG खरीद के इसी गैस के साथ मिक्स करते हैं तो कॉस्ट काफ़ी नीचे आ जाती है। LNG की जो कॉस्ट अलोन है वो, और जो गैस की कॉस्ट अलोन अगर इधर है, तो ये ऐसे हो जाता है मामला।
तो उसमें वो डुएबल है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक पेज पे आना ज़रूरी है। उमर अयूब साहब की जिद क्यों है? नहीं, जिद नहीं है, क्योंकि इस वक्त तमाम मुल्क में इस वक्त गैस की एक्यूट शॉर्टेज है। ये नहीं हो सकता कि किसी एक सूबे के लिए पूरा मुल्क जो है उसको बंद कर दिया जाए, लिहाजा उसको तकसीम तो ज़रूरी है। और ये सूबा सिंध भी इस बात को मानता है कि जी ठीक है, बाकी इससे भी पाकिस्तान के उन्हें ज़रूर दें, लेकिन सिंध का हक़ पहले सिंध को दे दें। मैं भी इस बात का हामी हूँ कि सिंध का हक़ सिंध को मिलना चाहिए, और 100% जो सिंध की पैदावार है, जो सिंध की जो इस वक्त हमारे आइन के मुताबिक लिखा हुआ है कि जहाँ जिस सूबे से ये पैदा होता है वहाँ उसको देना चाहिए, उसको बिल्कुल मिलना चाहिए। साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि जो रॉयल्टी सिंध हुकूमत को मिल रही हैं वफाक से, अरबों रुपए की रॉयल्टी गैस की मद में मिलती है, वो सिंध का ये फ़र्ज़ है कि वो पैसा उन इलाकों में खर्च करे जहाँ से गैस निकल रही है। अब मिसाल के तौर पर अगर गुडकी से गैस निकलती है और ह्यूस्टन से गैस निकलती है या टेक्सास से गैस निकलती है, टेक्सास में जहाँ से गैस निकलती है उस इलाके के लोग तो खुशहाल हो गए, यहाँ के लोगों वो तो उनके अंदर खुशहाली आ गई, सब बेहतरीन हो गया, लोग वहाँ से मूव करना शुरू हो गए उधर उस इलाके में। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं। सर ब्रेक का टाइम हुआ, इसको कंटिन्यू करो नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ। मेरे साथ हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। इस ब्रेक के बाद आता वेलकम। हाँ सर, गैस के हवाले से, जहां से गैस निकलती है वहां खर्चा नहीं हो, वहाँ खर्च होना चाहिए, उस इलाके का हक है। ये कोई भीख नहीं दे रहा है उसको, वफाक यहाँ पे कोई खैरात नहीं दे रही, जो मिल रहा है वो हक है, लेकिन ये हक उस इलाके का है जहाँ से गैस निकल रही है। तो इस वक्त गोटकी के लोगों के दरमियान खुशहाली क्यों नहीं है, मेरा सवाल है। मैं समझता हूँ कि NFC अवार्ड पूरे मुल्क में होते हैं, मैं सिर्फ सूबा सिंध की बात नहीं कर रहा, कोई सूबा भी PFC अवार्ड नहीं करता। ये ज़ाती है, ये सरासर ज़ाती है सूबे के लोगों के साथ कि जहाँ मर्जी आप पैसे लगा दें, जहाँ आपकी मर्जी नहीं आती आप नहीं लगाते पैसे। तो ये वफाक भी कर सकता है कि सारे सूबों के पैसे रोक के बैठ जाए, जिसको मर्जी ज़्यादा दे दे, जिसको मर्जी कम दे दे। वो NFC अवार्ड क्यों करते हैं? अगर NFC करते हैं तो PFC भी करें। ये सारी चीज़ें होंगी तो एक आम आदमी को, मुझे, आपको, आपके कैमरामैन को, उसके बच्चों को सम्राट मिलेंगे, एहसास उनको होगा कि कोई हुकूमत है जिसकी वजह से हमारे घरों तक, गलियों तक, मोहल्लों तक खुशहाली आ रही है। अगर नहीं होगा तो फिर मखसूस लोगों को, मखसूस शहरों को, मखसूस देहातों को, उनको बस। सर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसी दौरान कुछ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जिस तरह सईद गनी ने कुछ सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की और अलीम आदिल शेख ने भी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की कि हम सिंध गवर्नमेंट का बोरिया बिस्तर गोल कर सकते हैं। गवर्नर साहब, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए सर? देखिए, मैंने ये देखा है और मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक लैंग्वेज है, और मुझे बड़ा गुस्सा भी और गम भी इसका है कि यानी हम छोटी छोटी चीज़ों में इतनी दूर निकल जाते हैं कि हमें ना कोई एहसास रहता है किसी की इज़्ज़त का, ना कोई चीज़, और वो आप बाज़ार में उछालना शुरू कर दें कि जी वो चपड़ासी नहीं निकाल सकते, वो फलां नहीं कर सकते। वेरी सैड एंड वेरी लो। मैं समझता हूँ कि ऐसी ज़बान, लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और मैं हलीम आदिल शेख को भी मैंने उनको बुला के कहा कि आप ऐसी ज़बान से इज्तनाब करें, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सच लैंग्वेज जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। मैंने कभी इनको इनकरेज नहीं किया कि आप चीफ मिनिस्टर के लिए कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जिससे उनकी दिल आज़ारी हो या वो अपने आप को इंसल्टेड फील करें। बल्कि एक आध दफ़ा मुझे जब चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसी गपशप में अंदाज़ा हुआ कि इनको उनके किसी अल्फाज से तकलीफ़ पहुंची है, तो आप यकीन करें कि मैंने हलीम आदिल शेख को, फिरदौस नकवी को और मुख्तलिफ़ लोगों को बुला के मैंने उन्हें कहा कि जी आप मुखालफत, आप अपोजिशन में हैं, मुखालफत करना आपका काम है, आप प्रोजेक्ट्स पे, आप इश्यूज़ पे मुखालफत करें, ज़ातियात पे नहीं आएँ। ये गलत बात है कि आप किसी को किसी बुरे नाम से पुकारें असम्बली के अंदर, आप किसी को कुछ अल्फाज ऐसे दें जिससे उसका दिल आज़ारी हो। आप खुल के मुखालफत करें जिस चीज़ पे आप समझते हैं कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, आप समझते हैं पुलिस रिफॉर्म्स जो ठीक नहीं कर रहा है, आप खुल के मुखालफत करें। आप समझते हैं कि जी ओम्बुड्समैन का मामला जो है वो गवर्नर के पास होना चाहिए, आप खुल के मुखालफत करें। लेकिन आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे या किसी के दाम के ऊपर आप ऐसी बात करें कि जिससे
एक रिफ्लेक्शन अच्छा ना जाए। देखें, हमें मीर साहब, हमें एंड ऑफ द डे अपने घर जाके बीवी बच्चे माँ उनके साथ बैठना पड़ता है। और ये जो आज मैं टीवी पे बैठ के कहूँगा किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन मी टू। मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाता हूँ जाके, मैं अपनी अम्मा को क्या मुंह दिखाता हूँ, मैं अपनी घर वालों को, बहनों को, भाइयों को जो मुझसे इंस्पायर होते हैं, मैं उनके क्या मुंह दिखाता हूँ कि ये काम करने से बेहतरी आती है। आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट वे। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ, मैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी और पीटीआई के दोस्तों को भी मेरी ये गुजारिश है कि आप मुखालफत करें पॉलिसीज़ के ऊपर, आप मुखालफत करें इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन आप ज़ातियात के ऊपर ना आए किसी के भी। सर इत्तेहादी सब नाराज सर, अवाम भी खुश नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, इदारा शुमारियात भी आपके सामने है, महंगाई तकरीबन 14%, एमक्यूएम कराची के अंदर आपसे फंड तो मांग ही मांग रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल स्पेस मांग रहे हैं सर। आप भी बेहतर समझते हैं, मैं भी बेहतर समझता हूं, उनको वर्कर्स भी चाहिए जो मिसिंग हैं, जो जेलों में, उनको ऑफिसेस चाहिए जो बंद पड़ी हैं, वो चाहते हैं सर। आपकी पार्टी सबसे बड़ी कराची की पार्टी, आपको मैंडेट ज्यादा मिला है, वो ये चाहते हैं सर। देखिए, मैंडेट तो अवाम का है कि वो किसको वोट देते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को बेहतर समझा, उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया। ये बड़े अरसे के बाद कराची के अवाम को एक फ्री स्पेस मिली थी कि वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। और एमक्यूएम के दोस्त भी इसी कराची के अंदर उन्होंने 100% मेजॉरिटी भी हासिल की है, और उन्होंने अभी इस इलेक्शन इंतखाबात में भी उन्होंने इतनी सीटें ज़रूर ली हैं कि जिससे वफाक को सपोर्ट मिलती है, और वो हमारे बड़े इत्तेहादियों में से हैं। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ना एमक्यूएम ना जीडीए हुकूमत से नाराज़ दोनों नहीं है, और नाराज़ मैं होने नहीं दूंगा सर। फिर क्यों नहीं काबीना में आ रहे हैं? नहीं, काबीना में आए ना आए वो उनका अपना फैसला है, वो आ जाएंगे काबीना में भी। और मेरी उनसे दरख्वास्त भी अभी है, मेरी आज भी मीटिंग जो हुई थी, मैंने उसमें आपको डिटेल भी कुछ मीडिया को दी है कि हमने मेयर कराची को तकरीबन 5 अरब और मेयर हैदराबाद को तकरीबन 1 अरब की स्कीम्स दी हैं, जो फंड्स हैं वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 6 तारीख को हमारी इस्लामाबाद में मीटिंग भी है, उसके बाद वो अपना फैसला कर लेंगे काबीना में आने का। सर 2 दिन पहले जो है ना, आपको पता है सेनेट चेयरमैन भी आए थे मनाने। नहीं, बनाने नहीं आए थे, वल्लाह नहीं मनाने आए थे। मैं आपको बता रहा हूं, आते आते आपने देर कर दी। खालिद मकबूल साहब ने कहा नहीं, आपने आते आते देर कर दी। बनाने नहीं आए थे। सेनेट चेयरमैन साहब बड़े वज़ादार आदमी हैं, वो जब भी आते हैं वो दोस्तों से मिलते हैं, अजीज़ अकारिब से मिलते हैं। और वो आए, मेरे से उनकी मुलाकात नहीं हुई, हालांकि वो मेरे पास ठहरे भी थे। मैंने उनको गिला भी किया, मैंने कहा सही आए भी चले भी गए, कोई पता नहीं चला, तो कोई मौका दें, कोई रोटी शोटी साथ खाते। तो वो जल्दी में कोई थे, वो आए थे अपने किसी अजीज़ से मिलने, और उसके बाद वो उन्होंने सोचा कि मैं एमक्यूएम से भी मिलता चलूँ हैदराबाद। वो कोई उनके साथ पार्टी का कोई दूसरा आदमी या कोई मिनिस्टर या कोई और नहीं था उनके साथ, वो खुद चले गए थे। तो वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो वो गए थे, मनाने नहीं गए थे। मैं आपको वाकई एमक्यूएम चाहती क्या है? ब्लैकमेल कर रही है सर? नहीं, ब्लैकमेल नहीं कर सर। आप शुरू से खान साहब को कहते आ रहे हैं कि एमक्यूएम को मना लें, एमक्यूएम को मना लें। आप बार बार पार्टी को कहते आ रहे हैं उनके मसले सुन लें, एमक्यूएम वालों के सुन लें। आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे थे खान साहब? नहीं, बात सुन रहे थे। देखिए, एमक्यूएम के कई मसाइल ऐसे हैं जेन्युइन कि जिनको मैं खुद समझता हूँ कि ये मेरी अपनी आवाज़ यही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि मेयर को पावरफुल होना चाहिए। वो कहते हैं 140A पे हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो हमारी मदद करे, 100% ठीक कहते हैं। खाली कराची का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। जहाँ पे मेयर पावरफुल नहीं होगा वहाँ पे ये हाल होगा जिस वक्त हम कराची का देख रहे हैं। यहाँ पे हमने व्हील रीइन्वेंट किया हुआ है, DMCs हमने बनाई हुई हैं। ये KMC का हल्का है मसला है, ये DMC का मसला है, वो UC का मसला है, वो DHA का मसला है, वो कंटोनमेंट का मसला है, वो KDA का है। वो मैं तो परेशान हो जाता हूँ कि अगर यहाँ से वहाँ लाइन डालनी हो तो उस लाइन पे पता लगता है कि 6 एजेंसियों से हमने परमिशन लेनी है, 8 से लेनी है परमिशन। कोई मली डेवलपमेंट अथॉरिटी आ जाती है बीच में, कभी मालूम होता है कि जो कंटोनमेंट आ गया, फिर वो कंटोनमेंट की ज़मीन यहाँ ख़त्म होती है तो यहाँ से KDA शुरू हो जाता है। KDA जो है KMC को नहीं मानता, KMC उसको नहीं मानती। एक मुसीबत उसके अंदर डाली हुई। कचरा उठाने में वो जी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उठाएगा। वाई आर वी डूइंग दिस? सारी दुनिया में मेयर जिम्मेदार होता है, दे दो मेयर को उठाने के लिए कचरा। मसीम अख्तर,
शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल कि वो सारे कराची की सफाई करवाए, कचरा उठाए। नहीं उठाए तो आवाम जाने वो जाने। हमने एक नया व्हील इजाद कर लिया कि जी एसआईटी वो उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो कचरा उठाएगी। फेल हो गई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, फेल, टोटल फेल विद कैपिटल एफ। अभी भी वक्त है कि हम मेयर कराची को दें कि वो कचरा उठाएं। वहाँ का जो खर्चा हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पे कर रहे थे वो मेयर को दें कि ये पैसे रखें, ये कचरा है, ये आप उठाएं, आपकी जिम्मेदारी है। उनके पास गाड़ियाँ हैं, स्ट्रक्चर है, उनके पास लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो करेंगे। हमने एक नया तरीका कहा। तो खैर ये एमक्यूएम की एक डिमांड थी जो कि मेरी सबसे बड़ी डिमांड है कि मेयर। लेकिन आपके एमएनए एमपीएस नहीं चाहते इनको अख्तियारात दें सर, इनको फंड्स दें। अगर इनको देंगे तो फिर आपके एमएनए एमपीएस क्या करेंगे? आपके राइवल्स हैं सर कराची के अंदर, सियासी मुकाबला है इनसे सर कराची के अंदर, मैंडेट मिला है आपको। जब सियासी मुकाबला होगा, फिलहाल तो मुकाबला होना चाहिए कि हम कैसे अपने शहर को साफ़ सुथरा करें, कैसे शहर की हम सड़कों को खूबसूरत बना दें, कैसे इसके गली मोहल्लों को चमका दें। वो उसका मुकाबला होना चाहिए कि कौन इसमें ज़्यादा अपना हिस्सा डाल सकता है। तो उसमें जो हिस्सा डालना है वो हम डालेंगे 100%। जिस तरह उनका ख्याल परवेज़ मुशर्रफ ने, जरदारी साहब ने रखा, इस तरह आप रखेंगे एमक्यूएम का? मुझे अंदाज़ा नहीं आप कैसे कह रहे हैं कि उनका क्या ख्याल उन्होंने रखा मुशर्रफ साहब ने, लेकिन हमने बड़ा दिल के करीब और रखा हुआ है और ख्याल भी रखा हुआ है। सर ये कमेटीज, बार बार कमेटी, आपके दोस्त, आपके साथी आपके साथ आते रहते थे, उसको फिर कमेटी से बाहर कर दिया जहांगीर तरीन साहब को, फिर दूसरी पंजाब के अंदर कमेटी बनी, फिर उसको बाहर, फिर वहाँ काफ लीग भी नाराज़, फिर सब चीज़ें, वहाँ भी धड़े, वहाँ भी कमेटीज़, हर जगह मसाइल हुकूमत को मिलें। किस तरह ये टर्म पूरा करेगी गवर्नमेंट? इतने मसाइल सर। देखिए, नंबर वन तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये इस ख्याल में कोई ना रहे कि ये हुकूमत कहीं जा रही है। हुकूमत अपनी जगह मजबूत है। इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत अपना टर्म 100% पूरा करेंगे और इंशाल्लाह वो डिलीवर भी करेंगे जिसका वो वादा कर रहे हैं। हमारे पास नेगेटिविटी बहुत है इन दी एयर कि हम एक ही बात करते रहें कि जी हाई लुट गए, हाई बर्बाद हो गए, जी ये महंगाई हो गई, फलां हो गया। लेकिन जो पॉजिटिविटी है उसको हाईलाइट हम नहीं करते। हम ये नहीं बताते कि 2023 में जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 70% इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड संभालेंगे 20 ममालिक, उसमें पाकिस्तान का शुमार पहली दफ़ा हुआ। हम ये नहीं बताते कि पाकिस्तान में पिछले 1 साल में जितनी इन्वेस्टमेंट आई है वो पिछले 10 साल में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। हम ये नहीं बताते कि पाकिस्तान में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो 28 पॉइंट ऊपर चली गई है। हमें इस पर बात नहीं करते कि पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन ट्रैवलिंग के लिए मुल्क बन गया है, टूरिज़म के लिए। कॉन्डे नैस्ट ने उसको एंडोर्स किया है। दुनिया में हर जगह से उस वीज़ों में इश्यूज ख़त्म हो रहे हैं, ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर हो रही है। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। और अगर ये इन सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का ट्रांसलेशन जब नीचे तक आएगा, अवाम तक पहुँचेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो अवाम को रियल फील आएगी कि हाँ इस वक्त कोई हुकूमत ऐसी आई है जो हमारा ख्याल कर रही है, या जो कम से कम मुल्क के ख़जाने पर डाका नहीं डाल रही, जो अवाम का हक है वो अवाम तक पहुँच रहा है। सर ब्रेक का टाइम होगा। वेलकम बैक सर। एक तो आप बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेसमैन फैमिली से भी आपका ताल्लुक है। शबर जैदी साहब बड़े ही इंटेलेक्चुअल लेवल भी, और उनकी आपने देखा एक्सपर्ट भी हैं, सब कुछ, बीमार हो गए। टारगेट ऐसा मिला उनको 5500 का कि वो आपको दूर दूर तक, कहीं जो मैंने जितने एक्सपर्ट्स, बिजनेसमैन, जितने मेरे दोस्त थे, जितना भी पूछा, दूर दूर से कहीं टारगेट पूरा होता, बीमार हो गए। आपने इकोनॉमी की बात की, मैशियत की बात की, आप गैलप के सर्वे देख लें, इंटरनेशनल सर्वे, अभी इदारा शुमारियात का सर्वे भी आपके सामने, उनके भी फैक्ट्स और फिगर आपके सामने। महंगाई, सब चीज़ें आपकी बढ़ गई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। सबसे प्रायोरिटी जो है महंगाई, उसके बाद बेरोजगारी, थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड चीज़ जो है आपकी जो है ना करप्शन। आप सबसे पहले करप्शन के पीछे लगे हुए हैं, महंगाई को आपने छोड़ दिया है सर? नहीं, छोड़ा नहीं। मीर साहब, हुआ ये कि जब हमारी हुकूमत आई, इक़्तिदार में आए, तो डॉलर जो था वो आर्टिफिशियली होल्ड किया हुआ था आपने, और उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत
जो है वो करोड़ों डॉलर मार्केट में डालती रही ताकि डॉलर स्टेबल नीचे रहे, जो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यानी कर्जा लेके, महंगे कर्जे लेके और आप डॉलर को पंप कर रहे हैं कि उसको डॉलर को स्टेबल रखने के लिए आप मार्केट में पैसा डाल रहे हैं और इट्स अ टोटल लॉस। तो डॉलर रुपी अपनी ट्रू वैल्यू पे पहली दफ़ा आया जब 150 पे पहुंचा। और ये वर्ल्ड बैंक और IMF के तादाद आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि रुपी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हैज़ कम टू इट्स ट्रू वैल्यू। जब ट्रू वैल्यू पे रुपया पहुंचा तो जाहिर है कि क्योंकि वैल्यू गिरी थी बेइंतहा, बहुत बड़ा जंप था 100 रुपये से 106 रुपये से 150 रुपये पे आना, बहुत बड़ा जंप था, एक हिट थी जो कि लेनी थी। अब अनपॉपुलर डिसीजन था, लेकिन इसके अलावा मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता था उसको वहाँ रोकने, जिसकी वजह से उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो ज़ाहिर है महंगाई की सूरत में आना था। पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, उसका इफ़ेक्ट तो आना था जो आया है। अब हमारी कोशिश ये है कि अब हम किसी तरह इन्फ्लेशन रेट को नीचे लाएं, कोशिश करें कि उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए, इदारों के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस आएँ, लोगों को सहूलत फराहम करें। यूटिलिटी स्टोर्स में जो 5 अजनास हैं बेसिक्स, उनको कम से कम इतना सब्सिडाइज़ कर दें कि लोगों की पहुंच में आ जाए, और एक जो ट्रेंड है इन्फ्लेशन का उसे कर्व किया जाए, दबाया जाए। कई जगह तो ऐसी चीज़ें भी देखने में आई हैं कि महंगाई इतनी है नहीं जितनी मुनाफाखोरों ने अपने लिए की भी है, और साथ में वो नाम भी लगा देते हैं कि जी तब्दीली सरकार का तोहफा है आपके लिए। तो बहरहाल आई थिंक लोग, पीपल विल अंडरस्टैंड दिस। और ये आप थोड़ा सा अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि जब लोगों तक इसके समरात और असरात पहुँचेंगे ना, जो इकानमी बेहतर हो रही है। आपके एक्सपोर्टर के पास इस वक्त, मैन्युफैक्चरर के पास जो एक्सपोर्टर है उसके पास अभी ऑर्डर टेकिंग की कैपेसिटी नहीं है, ही इज सोल्ड आउट। तो कुछ तो बेहतर हो रहा है जो ये चीज़ें। सर, गंदम की जो माफियाज की, खान साहब हमेशा सियासी माफियाज की बात करते थे, इक्तदार के बाहत होते थे। उसके दौर में भी ये माफियाज, शेख रशीद साहब ने कहा कि माफिया जीत गया, हम हार गए। हर दौर में हर माफिया, हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, खान साहब की सफ़ों के अंदर भी माफियाज स्ट्रॉन्ग हैं सर? नहीं, खान साहब की सफ़ों में तो माफिया नहीं है, लेकिन माफिया से जो मेरा ख्याल है शेख रशीद की जो मुराद थी, जो मार्केट कंट्रोल करते हैं, जो माफियाज उसमें होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स। उन्होंने ये भी कहा कि हर पार्टी के अंदर, हर इक्तदार में, हर दौर में, हर हुकूमत के अंदर माफियाज होते हैं। मुझे इल्म नहीं वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त कम से कम खान साहब की जो कोर टीम है, मुझे तो उसमें कोई। उन्होंने कहा कि खान साहब ने एक कमेटी भी बनाई वाजिद जिया के यहाँ जी, FIA के अंदर, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। खान साहब अभी तक एक्सपोज नहीं कर रहे कि इस कमेटी के अंदर कौन कौन सी शख्सियात थी। कोई वजीर आज़म जो खुद माफिया को पाल रहा हो, वो कैसे कमेटी बना सकता है एक्सपोज करने के लिए FIA के अंडर? ये वही वजीर आज़म कर सकता है जिसे किसी की परवाह ना हो और सिर्फ वो अपनी कौम की तरफ देख। लेकिन ये लोग सर जो दूसरी पार्टियों से 70% परवेज़ मुशर्रफ की, 80% टीम परवेज़ मुशर्रफ की खान साहब के साथ हैं, ये वही लोग थे, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, ये वही टीम आपकी टीम का हिस्सा बने। वहाँ भी ये लोग नाकाम थे, वहाँ भी ये लोग नाअहल थे, यहाँ कैसे अहल हो गए? नहीं, बहुत सारे तो ऐसे नहीं है। कुछ लोग हैं जो मुशर्रफ साहब की टीम का हिस्सा थे, और बाकी लोग तो हमारे, मैं समझता हूँ कि जो हमारी पार्टी के तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो सारे, उनको बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस प्राइम मिनिस्टर ने दी हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं अच्छा। और जो लोग मुशर्रफ साहब के साथ थे वहाँ से आए हैं, वो भी अनडाउटेडली ऐसे लोग हैं कि जिनकी कैपेबिलिटी पे आप शक नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि इस वक्त वज़ीर आज़म की काबीना में कोई एक शख्स ऐसा हो जिसे हम कह सकें कि ये नाकाम थे या ये वहाँ पे भी कुछ नहीं कर सके थे तो यहाँ क्या करेंगे, अनलेस कि आप कोई मुझे अगर नाम बताएं। सर, अदालतों ने ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किस तरह चल रही है, ये कैसा निज़ाम चल रही है कि हम क्या करें। ऐसे ऐसे रिमार्क्स अदालतें जिस तरह पिछली गवर्नमेंट्स के लिए दे रहे थे। शेख रशीद साहब ने कहा है कि लोग दिसंबर और नवंबर में आटा ज़्यादा खाते हैं, इसलिए कंजप्शंस बढ़ी है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि रोटी का वज़न कम कर दें। कुछ लोग कहते थे बहरान था ही नहीं। जैदी साहब ने, अली जैदी साहब ने कहा कि एक्सपोर्ट भी गलत, इंपोर्ट भी गलत हुई, हमने रोका सब कुछ का, सब्सिडी हुई भी नहीं, फिर भी चोरी हो गया, आटा निकल गया, स्मगलिंग हो गई। आपके दौर में सब ये सब चीज़ें? स्मगलिंग तो नहीं हुई। देखें, आटा जो एक्सपोर्ट हुआ वो मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी ज़ाती राय है कि वो वज़ीर आज़म को शायद रिपोर्ट ठीक नहीं किया गया, कि जिसकी वजह से ये आटे को एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। आटा एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए था
या इस क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए था जिसमें हुआ, जिसकी वजह से मैं ये हिट आई है आटे की। इसमें कुछ आर्टिफिशियल बुरान भी रहा। वो ऐसे रहा कि वफाक ने बारदाना से TDAP के पास रखवाया, TDAP, और वो सिंध हुकूमत नहीं उठा सकी। पहले वो मामला था कि जी इस ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक थी 6 दिन, उसकी वजह से काफ़ी लोड पड़ा। फिर उसके बाद उसका रिपल इफेक्ट आया जब सिंध हुकूमत के पास ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक ख़त्म होने के बावजूद वो उठाने से कासिर रहे, वो नहीं उठा सके। वो गैप जो आया 10-15 दिन 20 दिन का, उस गैप में प्राइसेस शूट अप कर गई बहुत ज़्यादा। तो वो मैनेज करना था। वो मैं समझता हूँ कि उसमें सिंध हुकूमत भी उतनी कसूरवार है जितना वफाक को इस वक्त कसूरवार ठहराया जा रहा है, क्योंकि अगर वो उठा लेते टाइम पे और वो पहुँच जाता मिलों तक तो वो ये आटे के इस बुरान पे काबू पाया जा सकता था। आर्टिफिशियल मैं आपसे यूँ भी कह रहा हूँ कि मुझे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि तुम खुद यूटिलिटी स्टोर जाओ और वहाँ पर चेक करो आटे का क्या हाल है। मैं गया यूटिलिटी स्टोर्स, 3-4 स्टोर्स पे मैंने छापामार कार्रवाई की बगैर प्रोटोकॉल के। मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे आटा नहीं है, और वो चारों की एक ही स्टोरी थी कि अभी ख़त्म हुआ है थोड़ी देर पहले। जी सर। मैंने फिर जो यूटिलिटी स्टोर के चेयरमैन है जुल्करनैन साहब, मैंने उनको कॉल की। उन्होंने कहा मैं कल आता हूँ। वो इस्लामाबाद से फ़ौरन आए एंड ही मेड श्योर कि आटा अवेलेबल हो। तो हर स्टोर पे वो ट्रक्स उन्होंने पहुँचाए। मैंने खुद जाके वहाँ पे आटा बेचा है लोगों को खड़े होकर 400 रुपये का 10 किलो, और जुल्करनैन भी मेरे साथ थे। और 2 दिन के अंदर अंदर वो जो हाइप थी आटे की कि जी वो आटा 430 का हो गया, 500 का हो गया, 600 का हो गया, वो 2 दिन के अंदर अंदर वापस 400 यानी कि आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल भी था, शॉर्टेज थी, बट इतनी नहीं थी जितनी वो पैदा की गई और वो हंगामा मचाया गया उसके ऊपर। सर 45-70 रुपये, 70 अरब रुपए का कौम के साथ, गरीबों के साथ जो टीका लगा, किसी की जेब में तो गया होगा ना? गया होगा, बिल्कुल गया होगा। और मेरा ख्याल है कि जो वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट बनवाई है उसमें बहुत कुछ होगा, और वज़ीर आज़म साहब उसके ऊपर एक्शन भी ज़रूर लेंगे। सर इत्तेहादी भी नाराज़, सिंध गवर्नमेंट भी नाराज़, किस तरह गैप को ख़त्म करेंगे सर? नहीं, जहाँ तक सिंध की बात है तो इत्तेहादी नाराज़ नहीं है। मैं आपसे वसूल से कह सकता हूँ, नहीं बिल्कुल नाराज़ नहीं है। उनके अपने MQM के थोड़े से इश्यूज़ हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है, नाराज़ नहीं है। ट्रेजरी बेंचों में बैठे हुए वज़ीर आज़म पे इत्मीनान का इज़हार करते हैं, हमारे साथ बैठ कर रोज़ाना बात करते हैं, खाते पीते हैं, हम एक दूसरे की तकालीफ को समझने की कोशिश करते हैं और हल निकालने की। मुस्तकबिल में भी साथ होंगे? मुस्तकबिल में भी साथ होंगे। और GDA का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि जो GDA के दोस्त हैं हमारे, वो इतने क्या मैं आपको अल्फाज दूँ कि वो इतने आसान और इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि अनबिलीवेबल। मैं पीर पगाड़ा साहब के पास जाता हूँ, जो इज़्ज़त और मोहब्बत वो मुझे देते हैं। मैरों के पास जाता हूँ, वो जो इज़्ज़त और मोहब्बत मुझे देते हैं। जो मैं जतोइयों के पास जाता हूँ, वो जो इज़्ज़त देते हैं मुझे, कमाल है। मैं कहता हूँ कि बेहतरीन लोग हैं। IG चेंज होगा सर कुछ दिनों में, देख रहे हैं सर। रिमूवल पे नहीं, नए IG पे। रिमूवल पे तो एग्री हैं आप कि रिमूव हो, ये तो आप तस्लीम करते हैं कि रिमूवल पे एग्रीमेंट है कि रिमूव हो जाए। नए AIG पे नया IG कौन लगे, किसको लाना चाहिए, इस पे है कि नया IG किसको लगना चाहिए। कुछ दिनों में कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है या डेडलॉक बरकरार के वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं है? आप भी नहीं बात करने के लिए वो भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। उन्होंने भी वज़ीर आज़म को ख़त लिखे हैं, तीसरा ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को, जो मैं समझता हूँ कि शायद उनको बहुत इस वक्त जल्दी है IG चेंज करने की। एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल कि उनकी जब एक सूबे के वज़ीर आला की अपने IG के साथ ना बन रही हो तो उसकी आप तकलीफ का अंदाज़ा कर सकते हैं। दोनों साहब कभी ऐसा कभी देखा कहीं दूसरे सूबों में कोई IG स्पीचेस भी नहीं करता हो, मीडिया के साथ भी बात नहीं करता हो, और कहीं जो है ना DPO SSPs इस तरह रिपोर्ट्स भी नहीं बनाता हो, मीडिया के साथ भी एक्सेस में नहीं हो? सिंध के अंदर ये सब कुछ क्यों होता है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कोई नहीं करता बाहर, कोई सब करते हैं? नहीं सर, इस तरह कहाँ एक्सेस होता है? सब करते हैं। मैं मुसलसल देखता हूँ पंजाब के जो CM के साथ कन्फ्रंटेशन कहीं नहीं। कन्फ्रंटेशन तो कहीं नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। होनी भी नहीं चाहिए कन्फ्रंटेशन, बिकॉज कन्फ्रंटेशन के साथ ये चल नहीं सकता मामला। ये जब पुलिस ऑर्डिनेंस लाए थे ना, मुझे उसमें ये नज़र आ रहा था कि ये कन्फ्रंटेशन होगी इसमें। अगर एक IG जो है वो अपने मातहत अफसरान को चेंज नहीं कर सकता, ये जानते हुए कि ये शख्स, मिसाल आपको दे रहा हूँ कि ये शख्स करप्ट है या इसने मेल प्रैक्टिस में रहा है,
उसको उसने बुला के डांटा भी, उसको कहा भी, लेकिन उस शख्स को पता है कि ये आईजी मुझे नहीं हटा सकता, मेरा खूंटा मजबूत है, तो वो तो निज़ाम ही नहीं चल सकता। ये पुलिस का जो सिस्टम है, गिवन सिस्टम, आज आप आईजी एक नहीं 5 चेंज करें, लेकिन इस सिस्टम में पुलिस रिफॉर्म नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि जिम्मेदारी मेरी हो अमन व अमान की एज आईजी और फैसला करे कोई और कि मेरे नीचे टीम क्या होगी। जब जिम्मेदारी मेरी है तो टीम भी मेरी होनी चाहिए। ये तरीक़ाकार जो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में गई बातचीत कि वो जिसको आईजी साहब हटाना चाहते थे या लगाना चाहते थे उसको सीएम साहब नहीं चाहते थे, जिसको सीएम साहब चाहते थे उसको आईजी नहीं चाहते थे, तो वो एक मामला फंस गया। गवर्नर साहब, यहाँ से इमरान खान साहब चले, आपके पास एग्री थे आईजी साहब चेंज करवाने के लिए? आज भी एग्री है? नहीं, हाँ, चेंज करवाने के लिए कि चेंज करेंगे। जो उन्होंने नाम दिया था मुश्ताक महर का, एग्री थे। जीडीए तक पहुंचे, पीर पागड़ा किंगरी हाउस तक, वहां बात हुई, गुफ्तगू हुई, खान साहब का माइंड चेंज हुआ कि नहीं आईजी हम दूसरा रखेंगे, डिस्कशन के साथ, कंसल्टेशंस के साथ, वहां माइंड चेंज हुआ खान साहब का। देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन ये कहती है। नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है कि वहाँ पे काफ़ी इसके ऊपर बातचीत हुई और उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार भी किया एलाइज ने। तो वज़ीर आज़म के एलाइज हैं, वज़ीर आज़म ने एक बात ये समझे, सूबा सिंध पीपल्स पार्टी का नहीं है, सूबा सिंध जीडीए का नहीं है, एमक्यूएम का नहीं है, पीटीआई का नहीं है, सूबा सिंध सबका है। सबका, ठीक है, इस पर सबका हक है। पुलिस का निज़ाम सबको इफेक्ट करता है, अगर सबको इफेक्ट करता है पुलिस का निज़ाम। तो अगर कोई आईजी ऐसा लगे जिसके ऊपर एतराज़ात हों, सही या गलत वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर एतराज़ात हों तो एतराज़ सुनना तो चाहिए कम से कम। आप फैसला तो अपना करेंगे लेकिन सुनना तो चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि काबीना के एजेंडे पे नंबर 1 आइटम आईजी पुलिस सिंध की तब्दीली का रखा हुआ था पहले से। ये कोई शाम को एडिशनल नहीं डला है, ये आप चेक कर सकते हैं मेरी बात को। ये वज़ीर आला की मुलाकात से पहले, ये एजेंडा 2 दिन पहले रिलीज़ हो जाता है, उससे पहले उसके ऊपर ये रखा होता है एजेंडे पे कि आईजी पुलिस सिंध जो है उसकी तब्दीली के ऊपर काबीना से मशावरत करनी। काबीना से भी यही फैसला आया कि जी ये नाम जो है इन सारे नामों में हमें काबिल कबूल नहीं है, हमें या तो नए नाम दें या गवर्नर से कहें कि वो गवर्नर साहब उनके साथ बैठ के बात कर लें, जिस नाम पे पहुंचेंगे हम उसको कबूल करेंगे। ये कन्वे बात आईजी को कैसे हो गई कि आईजी ने पहले ही बात कर दी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं? मैंने आईजी साहब को बुला के ये बात पूछी थी कि आपने ये बात की किस तरह। ये 2 चीज़ों को मिलाना ठीक नहीं है। और ये कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ये कहना चाहिए था उनको। मैं आईजी का तर्जुमान नहीं सर, लेकिन कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो नंबर 1 वो मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, वो अपने अफसरों की एक तकरीब थी जो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा मैं अपने अफसरों की तकरीब में बात कर रहा था और मैं अपने अफसरों से बात कर रहा था कि मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो कि मेरी फेयरवेल पार्टी को खा जाओगे और इस डिनर को मेरे फेयरवेल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये मेरे खिलाफ एक साजिश है जिसका मैं होने नहीं दूंगा अपने खिलाफ साजिश। तो जिसको मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि जी वो क्योंकि सेंसिटिव माहौल चल रहा था, मैं खुद हैरान था टीवी पे देख के कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं आईजी साहब। तो मेरी जब बात हुई उन्होंने मुझे बताया दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, और जब उन्होंने टीवी पे भी इस बात को क्लियर किया। बड़ी मेहरबानी सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।